नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं मैथ्स का। ठीक है, और उस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नाउ, क्या ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा मुश्किल है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा मुश्किल है? ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री ही ज्यादा मुश्किल है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हलवा है। ठीक है, साइन कॉस और टैन का इस्तेमाल करके तुम्हारा सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़े बहुत क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 9 का पहला वीडियो। चलो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ लाइन ऑफ साइट। सो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, नाउ व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू अ पॉइंट इन द डायरेक्शन व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। ठीक है, सो यहां पे हमारे पास क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पॉइंट है जहां पे एक बंदे की आंख लगी हुई है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, सो ही इज बेसिकली व्यूइंग द तुम्हारा एक साइड को व्यू कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और ये तुम्हारी उसकी वर्टिकल लाइन है, नाउ दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट पी। ठीक है, यहां पे तुम्हारा रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये है तुम्हारा एक परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट से अगर एक वर्टिकल लाइन तुम नीचे खींच रहे हो, ये तुम्हारा एक वर्टिकल हाइट निकल के आता है। वर्टिकल हाइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये होता है तुम्हारा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। नाउ देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक होता है तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा होता है तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करो। ये जो एंगल है तुम्हारे पास, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर तुम्हारा एंगल निकल के आ रहा है, तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर तुम्हारे हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट से एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, दैट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो अगर लाइन ऑफ साइट, दिस इज योर तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी यहां पे ये है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तुम्हारा लाइन ऑफ साइट अगर नीचे जा रहा है, तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ थोड़े बहुत पॉइंट जो तुम्हें याद रखने हैं वो क्या क्या है। ठीक है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला, हॉरिजॉन्टल a plane level parallel to the earth's surface is called the horizontal plane level। ठीक है, अर्थ के सरफेस के पैरेलल अगर तुम एक प्लेन बना दो, ठीक है, जैसे हमारे नीचे जमीन है, ये टेबल है, ठीक है, ये हमारे ऊपर जो छत है, ये सभी की सभी क्या है तुम्हारे, दे आर पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। तो इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल देम द प्लेन लेवल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हमारा प्लेन लेवल। ठीक है, प्लेन लेवल पैरेलल टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल प्लेन लेवल। ठीक है, एंड अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां पे हॉरिजॉन्टल सरफेस के एक और तुम एक पैरेलल में एक लाइन बना रहे हो, जैसे अगर ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सरफेस, एग्जैक्टली इसके पैरेलल तुमने एक और लाइन बनाया, ये हो जाता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा ग्राउंड पे होना चाहिए, किसी ने नहीं बोला है। ठीक है, ये सारे के सारे, जैसे फॉर एग्जांपल ये छत हो गई, ये टेबल हो गया,
ये जमीन हो गई, जमीन के नीचे भी अगर कोई तुम्हारा क्या बोलते हैं टनल जा रहा है और वो भी तुम्हारे अर्थ से पैरेलल है, तो हम लोग उन सबको हॉरिजॉन्टल लाइन ही बोल सकते हैं। नाउ if an observer moves towards the perpendicular line, the point number 2, if an observer moves towards the perpendicular line, then the angle of elevation increases. If the person moves away, the angle of elevation decreases. इसको समझने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे है तुम्हारा पर्सन ए, ठीक है, ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है पॉइंट पी, एंगल बहुत बड़ा है। नाउ अब यही बंदा अगर थोड़ा दूर चले जाए, ये ए हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, अब क्या हो रहा है, एंगल तुम्हारा घट जा रहा है। यहाँ पे जब तुम पास आ रहे हो, एंगल तुम्हारा बढ़ते जा रहा है ना। थिएटर की सीट में, अगर तुम थिएटर में बैठ के फ्रंट सीट में बैठे हो तो तुम्हारे लिए वो स्क्रीन बहुत बड़ा दिखता है ना, मगर थोड़ा अगर बैक रो में चले जाओ तो तुम्हारा बिल्कुल कंफर्टेबल, तुम्हारे लाइन ऑफ साइट के लिए एक स्क्रीन निकल के आती है। तो वही होता है हमारा, ठीक है। सो यहाँ पे ये है एंगल थीटा, यहाँ पे ये एंगल बीटा, और हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि थीटा जो है तुम्हारे बीटा से बड़ा है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द टावर इज ऑल्सो डबल्ड, देन द एंगल विल रिमेन द सेम। इसका मतलब क्या है, ये बहुत सिंपल है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है तुम्हारा ए, ये है तुम्हारा बी, और ये है तुम्हारा पॉइंट पी, ये परपेंडिकुलर है। अब तुमने क्या कर दिया, तुमने बेसिकली ये जो पॉइंट, इसको मैं पूरा का पूरा काट के कॉपी कर देता हूं, ठीक है, और इसको मैं यहां पे चिपकाता हूं ऐसे करके, पेस्ट। नाउ इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूं, देखो ऐसे करके, ठीक है। जस्ट बिकॉज मैंने इसे बड़ा कर दिया, एंगल चेंज हुआ क्या? हाँ, हर एक, जैसे डिस्टेंस को मैंने डबल कर दिया, हाइट को भी मैंने डबल कर दिया, देखो, ठीक है। सो एंगल मगर मेरा हमेशा क्या रहेगा, ये एंगल यहां पे भी थीटा ही रहेगा, यहां पे भी थीटा ही रहेगा, ठीक है। सो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी के कारण होता है, एंड दिस इज पॉइंट नंबर 3। समझ में आ गया? रेशियो ऑफ कर्व्स एग्जैक्टली पैरेलल है तुम्हारा, बेसिकली है ना। तुम्हारा जो अलग अलग जो लाइंस है उसका तुमने बस ये बड़ा कर दिया है, रेशियो दोनों के बीच में सेम रहने वाला है, दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल्स है तो एंगल करस्पॉन्डिंग भी तुम्हारा सेम ही होगा, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन अबव अ टावर डिक्रीजेस, द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस। ये भी अच्छा, ये तुम्हें सन की जरूरत नहीं है। जब तुम रात को यहाँ पे जब सलारिया में तुम जब चलते हो, जब तुम एक स्ट्रीट लैंप के जस्ट नीचे होते हो, तब तुम्हारा शैडो सबसे छोटा होता है। मगर जितना ज्यादा तुम स्ट्रीट लैंप से ज्यादा दूर 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 जाते रहते हो, तुम्हारा शैडो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है ना। जब तुम लिटरली लाइट के नीचे होते हो, शैडो तुम्हारे पैरों के नीचे होती है, बिल्कुल नो शैडो होता है कभी कभी, ठीक है। मगर जितना ज्यादा तुम उस लाइट के सोर्स से तुम दूर जाते जाओगे, तुम्हारा शैडो भी उतना ही ज्यादा बड़ा होते जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। सो व्हेन एन ऑब्जर्वर moves away from a source of light, the length of his shadow also increases, ठीक है। उसकी शैडो की लेंथ भी तुम्हारी धीरे 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 करके बढ़ने लग जाती है, ठीक है। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है एक और, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट P as seen from point O is always equal to the angle of depression of O as seen from point E. That means यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास एक पॉइंट है P, ठीक है, यहाँ पे है तुम्हारा एक ऑब्जर्वर O, ठीक है। सो यहां से ऑब्जर्वर की आंखों से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बाहर निकली, और यहां से एक लाइन ऑफ साइट तुम्हारी चली गई, तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ यहां पे इस पॉइंट से अगर एक बंदा देख रहा है ऑब्जर्वर को, तो
ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर हो जाता है। ये हमें अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों, दीज आर ऑल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल है ना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल होता है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सो दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर तुम एक लाइन खींच रहे हो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तुम्हारे क्या हो जाते हैं, हमेशा इक्वल हो जाते हैं, है ना। आगे नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन आर ऑलवेज एक्यूट एंगल्स। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री से कम होना चाहिए। कोई भी बंदा तुम्हें ऐसे देखने नहीं बोलेगा जबकि तुम्हारी एंगल बिल्कुल 90 डिग्री, नहीं, हमेशा the AOE angle of elevation and angle of depression are always acute angles। ठीक है, ये हमेशा तुम्हारे acute angles होंगे। हाँ, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास डिपेंड करता है कि क्या तुम्हारा ऑब्जर्वर वहीं से देख रहा है, उस पॉइंट से देख रहा है कि नहीं। नहीं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक बंदा एक टावर है और यहां से देख रहा है, ठीक है, वो टावर के ऊपर, दैट इज टावर, ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पे है तुम्हारा ऑब्जर्वर, ये है तुम्हारा एक पॉइंट पी, ये है तुम्हारा एक पॉइंट क्यू। इस ऑब्जेक्ट का हाइट ढूंढने बोला जा सकता है, ठीक है। ऑब्जर्वर के लिए ये हो सकता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये उसके लिए हो सकता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होना जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है सिनारियो क्या है। यहाँ पे अगर तुम्हारा ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़े होके नीचे दूसरे ऑब्जर्वर को देख रहा है, तब तुम बोल सकते हो कि हाँ एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर है, मगर हमेशा एक ये कार्डिनल रूल नहीं होता है तुम्हारा ये, ठीक है। अगला, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्जर्वर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट। हमेशा ऑब्जर्वर को क्या बोलते हैं, एक पॉइंट के साथ। जब अभी तक देखो ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ये बंदा यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये बंदा यहाँ पे ऑब्जर्वर है, हमेशा हम लोगों ने ऑब्जर्वर को कैसे मेंशन किया है, एक पॉइंट के जरिए हम लोगों ने उसे मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है। समझ, यहां तक समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 1। A tower stands vertically on the ground, full stop, from a point on the ground which is 15 root 3 meters away from the foot of the tower, comma, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 30 degrees, full stop. Find the height of the tower। ठीक है, ओके, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। नाउ अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये रहा हमारा टावर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 रूट 3 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, दैट इज 15 रूट 3 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये जो एंगल है ये हमें देखने को मिल रहा है 30 डिग्री के बराबर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक सेकंड रुको। नाउ हमको क्या पता है, वी नो दैट, हाँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा तुम्हारे सारे के सारे ट्रायंगल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ही होंगे। वी नो दैट tan, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, bc अपॉन ab,
है ना, बीसी अपॉन एबी के बराबर होता है। नाउ tan ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू बीसी, एबी की वैल्यू क्या है 15√3। नाउ tan 30 डिग्रीज की वैल्यू क्या है, tan 30 डिग्रीज कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू बीसी अपॉन 15√3। अब तो बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 15√3 इंटू 1/√3, ये दोनों के दोनों कट गए, 15 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से ये सारे के सारे हल हुए हैं बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ गया। सो हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 15 मीटर्स। क्या, अरे ये जो वैल्यू है ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेगा। इफ a इज इक्वल टू बी अपॉन सी, b इज इक्वल टू ए सी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि 1/√3 है यहाँ पे। अगर अगर तुम्हें क्या बोलते हैं इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो देखो ना, 1/√3 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 15√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी इंटू √3 इज इक्वल टू 15√3। बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 15√3 अपॉन √3, कट हो गया 15 मीटर्स आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। If 300√3 meter high tower makes an angle of elevation at a point on the ground which is 300 meters away from its foot, then find the angle of elevation. Full stop. Okay. If 300√3, यहाँ पे तुम्हारा 300√3 लिखना चाह, high tower makes an angle of elevation at a point on the ground which is 300 meters away। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या दे रखा हुआ है, एक टावर है जो 300√3 मीटर लंबा है और ऑब्जर्वर कितना दूर है 300 मीटर दूर है वो। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि ये जो एंगल है, ये जो थीटा है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300√3 अपॉन 300, दोनों के दोनों कट गए, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है ना तुम्हारे पास, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3। tan थीटा कब √3 बनाता है, tan 60 डिग्रीज पे, तो थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज हो गया। देयरफॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्रीज। समझ में आ गया। हाँ हाँ, √3 डिग्री, ये tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्रीज हो जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन इजी है। अगला क्वेश्चन, an electrician has to repair an electrical fault on a pole of height 4 meters, full stop. He needs to reach a point 1 meter below the top of the pole to undertake the repair work, full stop. What should be the length of the ladder that he should use when inclined at an angle of 60 degrees to the horizontal? Use which will enable him to reach the required position. Take √3 as 1.732. Full stop. Okay, ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, an electrician has to repair an electrical fault on a pole, ये पोल नहीं है, पोल है, ठीक है, of height 4 meters, ये हाइट दे रखी है तुम्हारे पास 4 मीटर। he needs to reach 1 meter below the top, that means उसको एक्चुअल हाइट जो है कितना जाना है, उसे 3 मीटर का ही हाइट जाना है, यहां पे फॉल्ट है उसका। ठीक है, what should be the length of the ladder that he should use
when inclined at an angle of 60 degrees, that means ऐसा ये 60 डिग्रीज का है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तुम्हारा 60 डिग्रीज है, ये है तुम्हारा लैडर, ठीक है, यहां पे है तुम्हारा फॉल्ट, ठीक है, ये ओवरऑल हाइट कितनी है तुम्हारे पास 4 मीटर। नाउ ओके, सो यहां पे हम लोग कौन सा रेशियो निकाल सकते हैं, हमें साइन का रेशियो काम आ सकता है, हमें ऑपोजिट साइड दे रखा हुआ है और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड कितना लंबा है 3 मीटर्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब तुम्हारा इसको मैं मान लेता हूं एल मान लेता हूं, ठीक है, लैडर का लेंथ एल, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 अपॉन साइन 60 डिग्रीज, है ना। यहां पे अगर a इज इक्वल टू बी अपॉन सी है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास ए सी इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, देयरफॉर c इज इक्वल टू बी अपॉन ए हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पे कर रखा हुआ है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्रीज कितना होता है तुम्हारा √3/2, √3/2, ठीक है, 3/√3/2, तो 3/1 multiplied by 2/√3 हो गया, so this will become √3, so 2√3 मीटर्स के आसपास हमारा लेंथ निकल के आएगा, ठीक है, इजी, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमारे पास √3 की वैल्यू क्या दे रखी हुई है 1.732, so 2 into 1.732 is equal to 2 to the 4, 2 3s are 6, 2 7s are 1 4, 1 2 1s are 2 3, 3.464 तुम्हारा है ना, 3.464 ये ना, हाँ ठीक है, 3.464 मीटर्स के बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, क्लियर है ये। हाँ, हेंस यहाँ पे प्लीज जो आखिरी लाइन है उसको स्किप मत करना, दैट इज द कंक्लूजन स्टेटमेंट, हमेशा कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखना होता है, ठीक है। सो हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द लैडर इज कितना 3.464 मीटर्स, ठीक है, लेंथ ऑफ द लैडर तुम्हारी 3.464 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे, हाँ, कुछ एग्जांपल नंबर 4, a bridge on a river makes an angle of 45 degrees with its edge, full stop. If the length along the bridge from one edge to the other is 150 meters, then find the width of the river, full stop. अरे with its edge, full stop. If the length along the bridge from one edge to the other is 150 meters, then find the width of the river, full stop. Okay, so ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत नहीं हो गया, ठीक है, ठीक है, okay. A bridge on a river makes an angle of 45 degrees with its edge, full stop. If the length along the bridge from one edge to the other is 150, हाइपोटेन्यूज दे रखा हुआ है तुम्हें 150, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारे पास एक रिवर है, यू हैव अ रिवर लाइक दिस, यहां से तुम्हारा एक ब्रिज ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। सो एक एड्ज से दूसरे एड्ज की तरफ तुम्हारा जो लेंथ निकल के आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी कितना 150, दैट मींस अगर मैं यहाँ पे एक रफ ट्रायंगल बना दूं, दिस इज द रिवर, दिस इज द ब्रिज, ठीक है, तो मेरे को दिस इज द width of the bridge of
ये जो है तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज बिकम्स, ये जो हाइपोटेन्यूज है h इज इक्वल टू, यहाँ पे जो उन्होंने दे रखा हुआ है, लेंथ ऑफ द ब्रिज फ्रॉम वन एज टू द अदर। h हाइपोटेन्यूज जो है तुम्हारे पास कितना हो गया, 150 मीटर के बराबर। सो हमारे पास एक ट्रायंगल निकल के आ रहा है जहां पे ये जो है दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर, ये 90 डिग्री है तुम्हारे पास, इसको मैं ए बी सी मान लेता हूं। दिस इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज, 150 के बराबर है। ये एंगल कितना दे रखा हुआ है इन्होंने, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज दे रखा हुआ है। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन साइन थीटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू तुम्हारा बेसिकली इसको हम लोग x मान लेते हैं, x अपॉन 150। ठीक है, नाउ साइन थीटा की साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री इज, हाँ, 1 अपॉन रूट टू। ठीक है, साइन 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू इज इक्वल टू x अपॉन 150। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x रूट टू इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 150 अपॉन रूट टू। रूट टू जैसे ही नीचे आ रहा है क्या करेंगे, उसे रैशनलाइज कर देंगे, इंटू रूट टू इंटू रूट टू। तो क्या मिलेगा, 150 रूट टू अपॉन 2, 75 इज इक्वल टू 75 रूट टू। रूट टू की वैल्यू क्या होती है, किसी को याद है, 1.414। रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, रूट थ्री की वैल्यू है 1.732। इन दोनों को याद रखना, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में दिया नहीं रहता, 1.732 होता है हमेशा। हाँ, रूट फाइव का याद नहीं है मेरे को। तो 75 मल्टीप्लाइड बाय 1.414 की, हाँ, अंडर रूट डेसिमल, लॉन्ग डिवीजन के थ्रू, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है ना तुम्हारा, जहां पे हम लोग ऐसे डिवाइड करते जाते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है, अभी बताता हूँ। हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा, 106.05 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन समझ में आ गया, सिर्फ साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन इन तीनों का तुम्हें इस्तेमाल करना है टू सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5। A straight tree is broken due to a thunderstorm. Full stop. The broken part is bent such a way that the peak of the tree touches the ground at an angle of 60 degrees at a distance of 2 root 3 meters. Full stop. Find the whole height of the tree. और ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अ ट्री इज ब्रोकन। सो हाँ, करो करो, सॉल्व करो मेरे साथ, हाँ, तुम लोगों को मेरे साथ बैठ के सॉल्व करना है सारे के सारे क्वेश्चंस। A straight tree is broken due to a thunderstorm. The broken part is bent such that the peak of the tree touches the ground at an angle of 60 degrees. ग्राउंड के साथ 60 डिग्री बना रहा है। वर्डिंग्स को बहुत अच्छे से ध्यान दो। ये एक पेड़ है तुम्हारे पास, ठीक है, यू हैव अ ट्री लाइक, अरे हाँ, एट नहीं, डिस्टेंस दे रखा हुआ है तुम्हें, ग्राउंड से डिस्टेंस दे रखा हुआ है 2 रूट 3 मीटर्स, ठीक है। ये है तुम्हारा पेड़। नाउ तुम्हें क्या निकालना है, ये है x, ये है y, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये एंगल तुम्हें 60 डिग्रीज दे रखा हुआ है, और तुम्हारा ये जो डिस्टेंस है 2 रूट 3 मीटर्स दे रखा हुआ है। इसको o, a और b मान लेते हैं। cos 60 डिग्रीज 1/2 होता है। नाउ हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ x एंड y, क्योंकि x और y मिलके ही ट्री का हाइट बनाएंगे, है ना। एक लंबा चौड़ा ट्री था, वो टूट के तुम्हारा दो भागों में टूट जा रहा है। ये जो है, ये है तुम्हारा द बेस ऑफ द ट्री,
1/2 ऑफ द ट्री, और ये है उसका क्या, दिस इज द ट्रंक। ठीक है, नाउ हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है, इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ओ के बराबर होता है। नाउ विच स्टेट्स दैट tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, x अपॉन 2√3। नाउ √3 इज इक्वल टू x अपॉन 2√3, x की वैल्यू 2 इंटू √3 इज इक्वल टू 6 मीटर। सो x की वैल्यू तुम्हारी 6 मीटर हो चुकी है। नाउ y की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, यहाँ पे पेड़ पेड़ हाइपोटेन्यूज। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारे पास, हाँ ऑपोजिट, यहाँ पे ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू तुम्हारे पास 6 अपॉन y। नाउ साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन y। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, हाँ 6 अपॉन √2 सॉरी √3 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन √3 इज इक्वल टू 12 √3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 12 36, 4√3 हो जाएगा तुम्हारे पास मीटर्स। हाँ बोलो बोलो पूछो। हाँ हम्म, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ नहीं, तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, तुम्हें हाइपोटेन्यूज तो निकालना ही पड़ेगा ना किसी भी हालत में। हाँ 2√3 h कहां से आ गया, y, ठीक है फाइन, साइन निकालना पड़ता। तो मैंने क्या किया, मैंने tan और क्या बोलते साइन निकाला है, तुमने कॉस और साइन निकाला है। तुम्हें वैसे भी दोनों टाइम तुम्हें दो अलग अलग रेशियोज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। y 4√3 आया है तुम्हारे पास ना, 4√3 को हम लोगों को किसी को भी क्या बोलते हैं रूट में छोड़ो मत, ठीक है। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 1.732। सो क्या मिलेगा, 4 2 जार 8, 4 3 जार 1 2 1 4 7 जार 20 29 2 4 1 जार 4 5 6 6.928 तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। नाउ द टोटल हाइट विल बी हाउ मच, द exactly total height of the tree is equal to तुम्हारा 12.928 मीटर्स के बराबर आ गया। क्लियर है ये, हाँ दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 6.928 इज इक्वल टू 12.928 तुम्हारा आंसर आ गया। अब मैं क्लियर, बहुत आसान कुछ चैप्टर है ना ये। हाँ अगला क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6। ओ बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। One observer estimates the angle of elevation to the basket of a hot air balloon to be 60 degrees, while another observer 100 meters away estimates the angle of elevation to be 30 degrees. Find number 1, the height of the basket from the ground. Number 2, the distance of the basket from the first observer's eyes. Number 3, the horizontal distance of the second observer from the basket. ठीक है, ओके। सो यहाँ पे तुम्हारे पास, यहाँ पे ये थोड़े बहुत एडिट मार देता हूं मैं। ये नंबर 1 कहाँ पे है, नंबर 1 ये रहा, ये है पहला, ये जो तुम्हें ढूंढना है, ठीक है। और नंबर 2 द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर्स आईज, और नंबर 3 तुम्हारे पास है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। चलो कैसे करेंगे इसको, हमारा क्या, ये तुम्हारा सीबीएसई 2023 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है,
दैट मीन्स तुम्हारे लिए आएगा, ठीक है। एन ऑब्जर्वर एस्टिमेट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द हॉट एयर बैलून टू बी 60 डिग्रीज। दैट मीन्स पहला जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ये जो हॉट एयर बैलून है इसको 60 डिग्रीज के एलिवेशन से देख रहा है। ये है तुम्हारा बकेट, बास्केट जो भी हो गया, ठीक है, ये बास्केट है, ये तुम्हारे पास ओ है, ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वर है ए तुम्हारा, ठीक है। फिर दूसरा, वाइल अनदर ऑब्जर्वर 100 मीटर्स अवे, ठीक है, यहां से इस पॉइंट से 100 मीटर्स अवे ऑब्जर्व्स एस्टिमेट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्रीज। तो यहां से एलिवेशन इसको कितना दिख रहा है, 30 डिग्री के आसपास दिख रहा है, इसको मान लेते हैं सी। तो ये हो गया हमारा एक्स डिस्टेंस और दूसरा हो जाएगा मेरा 100। इस बंदे से 100 मीटर दूर में तुम्हारा एक और बंदा उसको जब इस हॉट एयर बैलून को देखता है तो उसे क्या देखने को मिल रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री के बराबर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज ये एच हमें ढूंढना है। द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर्स आईज, एक्स हमें ढूंढना है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट मींस ये 100 प्लस एक्स की वैल्यू, 100 प्लस एक्स की वैल्यू हमें ढूंढनी है। ये तीन चीजें हमें ढूंढनी है, करें, सॉल्व कर ले। नाउ इसके अंदर हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले फॉर द फर्स्ट ऑब्जर्वर हो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो tan 60 डिग्री, सॉरी, tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, h अपॉन x, ठीक है। tan 60 डिग्रीज तुम्हारा h अपॉन x के बराबर है। एंड व्हाट इज tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। सो क्या मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू रूट 3 h करके लिख सकता हूं, है ना। तो ये हो गया मेरा पहला वेरिएबल या फिर पहला इक्वेशन। अब दूसरा, फॉर द सेकेंड ऑब्जर्वर tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 100 प्लस x। अब tan 30 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3। सो यहां पे हमारे पास हो जाएगा रूट 3h इज इक्वल टू 100 प्लस x। रूट 3h इज इक्वल टू 100 प्लस x। नाउ x की वैल्यू यहां से उठा सकते हैं हम लोग, हाँ, यहां से उठा दिया मैंने, तो क्या मिलेगा, एक सेकंड रुको, अरे गलती 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 गलती, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे tan 60 डिग्रीज तुम्हारा रूट 3 होना चाहिए था, ठीक है, गलती हो गई मेरे से। सो यहाँ पे तुम्हारे पास h इज इक्वल टू रूट 3 एक्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये वाला इक्वेशन तो मैंने शायद सही लिखा है, हाँ, फिगर में देखो, देखो तुम्हारे पास फॉर द फर्स्ट ऑब्जर्वर है तुम्हारा, ये फर्स्ट ऑब्जर्वर है ए, तो हम लोग इसमें कौन सा ट्रायंगल लेंगे पता है, ए ओ बी ट्रायंगल लेने वाले हैं। फॉर द सेकंड ऑब्जर्वर हमारा सी ओ बी होता है। सेकंड ऑब्जर्वर कौन है तुम्हारा, सी। तो इसके लिए जो ट्रायंगल जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो है सी ओ बी, ठीक है। यहां पे देखो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 100 प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 है। सो h रूट 3 इज इक्वल टू 100 प्लस x। नाउ h की वैल्यू क्या है, रूट 3x। h की जगह में क्या लिखूंगा, रूट 3 इंटू रूट 3x, यहां से निकाल के इसके अंदर डाल रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू 100 प्लस x। सो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 3 3x इज इक्वल टू 100 प्लस x, 2x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 50। सो x की वैल्यू तुम्हारी क्या निकल के आ रही है, 50। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 रूट 3, है ना। h इज इक्वल टू रूट 3x इज इक्वल टू
50√3 तुम्हारा आ गया। सो ये h की वैल्यू भी तुम्हारी क्या हो गई, 50√3। सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड ऑब्जर्वर एंड द बॉक्स का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 प्लस x। द डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड and the base of the basket is equal to 100 plus x is equal to 100 plus x की वैल्यू क्या है, 50 is equal to 150। so कंक्लूजन में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, the height of the basket is equal to कितना है हमारे पास, 50 meters from the ground। ठीक है, दूसरा, the distance of the basket of the basket from the first observer is equal to कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है हमारा 50, द सॉरी हाइट ऑफ द बास्केट तो 50√3 है ना, हाइट 50√3 है, सॉरी इज 50√3, डिस्टेंस हो जाएगा 50 मीटर। द डिस्टेंस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस of the second observer from the basket is equal to कितना हो जाएगा, 150 मीटर्स। क्लियर है, तो ये तीनों के तीनों, ये तुम्हारा एक 3 नंबर का क्वेश्चन निकल के आ सकता है। ठीक है, 3 मार्क्स। मैं इस चैप्टर को तो क्या बोलते हैं, काउंट भी नहीं करता, पता है, ये इतना हलवा चैप्टर है, इसमें तुम्हें फ्री में नंबर मिलने चाहिए। ये और रियल नंबर जो है पहला चैप्टर है, दोनों के दोनों फ्री मनी, बस यही तो, फ्री में 3 नंबर मिलता है बच्चों को। हम्म, और कुछ नहीं है। तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है, हाँ, मीन सॉरी वो एलसीएम एचसीएफ एवरेज निकालना, ठीक है, 2 नंबर्स का एवरेज। सो वो बच्चों जैसा है, वो चैप्टर में तुम्हारा बिल्कुल मार्क्स नहीं जाना चाहिए। ट्रिगो को हमारे तुम्हारे पास 6 महीने हैं श्रेयस, ट्रिगो को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओ 6 महीने में। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से, आरडी से, आरएस अग्रवाल से, हर जगह से क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा, ताकि बोर्ड्स में कुछ भी तुम्हारे पे फेंकने की कोशिश करे, फुल नंबर्स आ जाएंगे। हम लोग सही ट्रैक में जा रहे हैं, हमारा ऑलमोस्ट 70% 80% मैथ्स का खत्म हो चुका है। हम्म, अगला, बस मैं अगला क्वेश्चन डाल रहा हूँ, रुको। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 30-meter high building are 45 degrees and 60 degrees respectively. Find the height of the tower. Full stop. Take root 3 as 1.732. Okay. ये है क्वेश्चन नंबर 7। नाउ यहां पे इसने बोला क्या है हमसे, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगी हुई है, ठीक है। सो एक बंदा जो है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जब तुम्हारा यहाँ पे ऐसे एक लाइन है, ठीक है, द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ये जो है तुम्हारा, दिस इज योर ट्रांसमिशन टावर, ये जो है तुम्हारा, दिस इज व्हाट, दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। ये जो टावर का बेस और जो टावर का जो टॉप है,
दोनों के एंगल्स हमें दे रखे हुए हैं, ठीक है। ये एंगल कितना है हमारा, 45 डिग्रीज। हाँ, ये एंगल है तुम्हारा 60 डिग्रीज, ठीक है। एक सेकंड रुको, ये है तुम्हारा O, ये तुम्हारा A, ये है B, और ये है तुम्हारा C, ठीक है। नाउ पूछा क्या गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बैठो रे श्रेयस, बैठो, चेयर में बैठो, जल्दी से बैठ के करो। सो तुम्हारे पास यहाँ पे और कुछ दे रखा है, 30 मीटर हाई बिल्डिंग दे रखी है। ये जो है 30 मीटर का है, इसकी लंबाई जो है 30 मीटर के करीब है तुम्हारे पास, और कुछ नहीं दे रखा है तुम्हें, ठीक है। ये बहुत है, आई नो। नाउ सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, यहाँ पे लेट अस फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस OC। OC. So in triangle BOC, tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, OB अपॉन OC इज इक्वल टू 30 अपॉन OC इज इक्वल टू tan 45 डिग्रीज 1 के बराबर होता है, देयरफॉर OC इज इक्वल टू तुम्हारा 30 मीटर्स आ गया। सो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 30 मीटर्स, नीचे का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर्स है। नाउ इन ट्रायंगल AOC, AOC के अंदर हमारा tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, आरिफ, व्हाट विल बी tan 60 डिग्री इक्वल टू, अरे tan 60 डिग्री इस ट्रायंगल के बारे में बताओ, AO अपॉन OC इन ट्रायंगल AOC, AOC हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हाँ। सो tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे tan 60 डिग्रीज क्या हो जाएगा, अरे AO अपॉन OC, है ना, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या है 30, सॉरी इसको ऐसे ही रखो, AO को AO ही रखो, AO अपॉन OC की वैल्यू क्या है 30 डिग्रीज इज इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू √3 होता है ना। सो AO की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 √3, ठीक है। AO की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई 30 √3 के बराबर हो गए, ठीक है। नाउ हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AO अपॉन AO माइनस BO, AO माइनस BO, दैट इज, ये देखो ये पूरा का पूरा हाइट है टावर का, ये पूरा का पूरा इस AO, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे को बचेगा यही ना, ये बचेगा मेरा, है ना। सो बेसिकली क्या मिलेगा मेरे को आंसर, इज इक्वल टू AO की वैल्यू क्या है 30 √3 माइनस तुम्हारा 30 डिग्री 30, सो 30 हाइट ऑफ द बिल्डिंग ना, 30 इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 30 इंटू 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू 30 इंटू 0.732 इज इक्वल टू 73.2 इंटू 3, है ना। 30 डिग्रीज का एक जीरो मैंने यहाँ पे डाल दिया, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 7s are 21, 2 1 2 1 क्या, अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे, अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, दिमाग क्या कर रहा है मेरा, 07.32, तुम हाँ 21.96 होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। 21.96 आंसर आना चाहिए, 21.96 मीटर सही है, ठीक है।
क्वेश्चन में क्या पूछा है? सो टू पिलर्स आर स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ एन 80 मीटर वाइड रोड, दैट इज ये 80 मीटर वाइड रोड है, यहाँ पे एक पिलर है, यहाँ पे एक पिलर है, हाइट ऑफ वन पिलर इज 20 मीटर्स मोर देन द हाइट ऑफ द अदर। सो अगर एक का हाइट अगर x है तो दूसरे का हाइट क्या है? x प्लस 20। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड, एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले लिया तुमने on the road between the pillars, the angle of elevation of the higher pillar is 60 degrees, higher pillar का है 60 degrees और lower pillar का है तुम्हारा 30 degrees। ठीक है, find the position of the point between the pillars and the height of each pillar, that is ये जो distance है ये निकालना है और इन दोनों के दोनों पिलर्स का हाइट भी निकालना है। तो कैसे करोगे बताओ? हम्म, यहाँ पे देखो, अगर ये डिस्टेंस है तुम्हारा y, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 8 माइनस वाई, 80 माइनस वाई, 80 80 80 सॉरी, 80 मीटर्स है क्या? 80 माइनस तुम्हारा y। सो एक्स वाई, यहाँ पे 80 माइनस वाई है, x प्लस 20 है तुम्हारे पास, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, और यहां पे मैं बोल सकता हूं tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 अपॉन 80 माइनस वाई। ठीक है, सो tan 30 डिग्रीज क्या होता है? 1 अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, देयरफॉर रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स इज इक्वल टू, हाँ बस इतना ही लिख देते हैं, काफी है, रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया तुम्हारे पास। ये पहले ट्राइंगल से मिल गया तुम्हें। दूसरे ट्राइंगल में क्या है? रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 अपॉन 80 माइनस वाई, और y की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? x प्लस 20 अपॉन 80 माइनस माइनस रूट थ्री एक्स। हाँ, ठीक है, अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो रूट थ्री इंटू 80 माइनस रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। सो 80 root 3 minus root 3 into root 3 is minus 3x is equal to x plus 20. So 80 root 3 minus 20 is equal to x plus 3x। Therefore क्या निकल के आएगा तुम्हारे पास? यहां से मैं 20 को बाहर निकाल सकता हूँ। 20 को बाहर निकाले तो 4 रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू 4x। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 रूट थ्री माइनस वन अपॉन 4, 5। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? 20 रू 5 फोर जा 20 रूट थ्री माइनस 5, 1.732। So 20 multiplied by 1.732 minus 5. So 17.32 minus 5 into 2 into 2 minus 5. So 2 twos are 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 sevens are 114, 1 2 ones are 2, 3 minus 5, 29.64 मीटर्स। ठीक है, सो ये हो गया मेरा डिस्टेंस। हाँ, x की वैल्यू हो गई। सो दूसरा y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? y इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स। सो रूट थ्री एक्स होता है, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट थ्री इंटू, हाँ अरे यहाँ पे मैंने निकाला है ना y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स करके। हाँ, मैंने निकाल के रखा है ऑलरेडी, तो इसी के अंदर डाल दो। x की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? यहाँ पे x इज इक्वल टू 20 रूट थ्री माइनस 5। सो ये हो जाएगा 20 इंटू थ्री माइनस 5 रूट थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 माइनस तुम्हारा
5 into 1.732 is equal to 60 minus 5 twos are 10, 1 5 3 1 5 1 6 1 5 7 35 5 7 35 36 3 5 and 5 6 and 8.66 is equal to 60 minus 8.66 6 10 होने के लिए 7 8 9 10 4 52.44 50 51.44 51.44 मीटर्स। ठीक है, सो यहां पे ये जो y की वैल्यू है इट इज 51.44, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो ये कंक्लूजन में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? डाउट आ रहा है क्या शेयर्स? ठीक है, डन। सो हाइट ऑफ द स्मॉल टावर is equal to x is equal to 29.64 meters. Height of the big tower is equal to x plus 20 is equal to 49.64 meters. Okay, अगला, the distance between the two towers. ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बिटवीन द टू टावर्स लिखना चाहिए था मेरे को, गलत लिख दिया मैंने। सो द ऑफ द पॉइंट from the smaller tower is equal to y is equal to कितना हो जाएगा? 51.44 मीटर्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे वैल्यूज हमारे निकल के आ चुके हैं। क्लियर है ये बात? अच्छे से सॉल्व हो गया ये। अगला एग्जाम्पल 10, ये वाला भी तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद आई विल हेल्प यू आउट। मत करो। An aeroplane is at an altitude of 1200 meters from that two ship sorry an aeroplane is at an altitude of 1200 meters. Find that two ships are sailing it is in the same direction. Full stop. The angle of depression of the ships as observed from the aeroplane are 60 degrees and 30 degrees respectively. Find the distance between both ships. Full stop. So, यहाँ पे I'll just show you कि इन्होंने what they are meaning by this. ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे एक प्लेन है जो जिसकी हाइट कितनी है? 1200 मीटर। ठीक है, 1200 मीटर ऊपर है। फाइंड दैट टू शिप्स आर सेलिंग टूवर्ड्स इट इन द सेम डायरेक्शन। दैट इज यहाँ पे एक जहाज है ए, यहाँ पे एक जहाज है बी। ठीक है, दे आर सेलिंग टूवर्ड्स दिस प्लेन, यहाँ पे तुम्हारा प्लेन। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप्स आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द एरोप्लेन। दैट इज पहला जो शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम्हारा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो पहले, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम्हारी 60 डिग्री दिख रही है, और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम्हारा यहां पे ऐसे ये तुम्हारी दिख रही है 30 डिग्री। तो तुम्हें पूछा क्या गया है? तुमसे पूछा गया है कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये निकालो मेरे लिए प्लीज। ठीक है, चलो निकालो, ट्राई करो। ठीक है, आर्य वर्षियस, यहाँ पे देखो, अगर ये 60 डिग्री के बराबर है तो ये भी तुम्हारा 60 डिग्री हो गया, और अगर ये 30 डिग्री के बराबर है तो ये भी 30 डिग्री हो गया। अब और सॉल्व करो। सो हम लोग इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले इन ट्रायंगल AOC tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OC अपॉन OA इज इक्वल टू 1200 अपॉन
ओ ए की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, x, ठीक है। √3 इज इक्वल टू 1200 अपॉन x, x इज इक्वल टू 1200 अपॉन √3 की वैल्यू आ गई। तो ये जो नीचे का डिस्टेंस है ये √3 हो गया, 1200 अपॉन √3 हो गया। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1200 √3 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400 √3 मीटर्स के बराबर आ गया। नाउ इन ट्रायंगल BOC tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू तुम्हारा OC अपॉन OB के बराबर है। सो OC की वैल्यू क्या है, अगेन 1200 अपॉन OB की वैल्यू क्या है, OB को OB ही रखो, ठीक है, OB। सो इज इक्वल टू √3, OB की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी 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 1 अपॉन √3 होना चाहिए, मैं भी सोच रहा हूँ गलत कहाँ हो रहा है, 1 अपॉन √3 होना चाहिए। सो OB की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 1200 √3, ठीक है। दिस होल डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये 1200 √3 के बराबर हो गया, ठीक है। नाउ नहीं कुछ नहीं बोला है उन्होंने, नाउ मीटर्स हो गया। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, नाउ OB इज इक्वल टू x प्लस वाई। सो 1200 √3 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 400 √3 प्लस y इज इक्वल टू 1200 √3 माइनस 400 √3 इज इक्वल टू 800 √3 मीटर्स। फिनिश्ड, समझ में आ गया। ये वाला भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है, क्लियर है ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। The angle of depression of the top and bottom of a 10-meter tall building from the top of a multi-story building are 30 degrees and 60 degrees respectively. Full stop. Find the height of the multi-story building and the distance between the two buildings. Okay. So कैसे करेंगे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो यहां पे तुम्हारे नहीं, ये है तुम्हारे पास एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऐसी बिल्डिंग दे रखी हुई है, मैं बस ड्रॉ कर रहा हूं, उसके बाद तुम लोग खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये टॉप का डिप्रेशन कितना दे रखा हुआ है, 30 डिग्रीज दे रखा हुआ है, और बॉटम का डिप्रेशन कितना दे रखा हुआ है तुम्हें, 60 डिग्रीज दे रखा हुआ है। तुमसे पूछा क्या क्या गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, दैट इज इसको निकालो, हाइट को निकालो तुम, ठीक है, ये पूरा का पूरा हाइट तुम्हें निकालना है। दूसरा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स, ये भी निकालो, डी। तो ये निकाल के बताओ मेरे को, ठीक है। एक छोटा हिंट दे देता हूं, नहीं बस यहाँ पे एक छोटा हिंट, ये वाला, ये बस, और कुछ नहीं, मैंने एक लाइन खींचा है और कुछ नहीं बता रहा मैं। सो यहां पे हमारे पास अगर ये 60 डिग्रीज है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा, 60 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये एंगल 30 डिग्रीज है तो ये एंगल भी तुम्हारा 30 डिग्रीज हो जाएगा। इसको नामकरण करते हैं, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। नाउ नामकरण हो गया। अगला, इन
यहाँ पे एक और नाम करना चाहिए हमें, सी डी इन ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ए सी डी, अगर ये 10 मीटर का है ये, तो ये भी 10 हो जाएगा, है ना, 10। नाउ तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h-10। अगर ये पूरा का पूरा h है तुम्हारे पास, इफ दिस होल थिंग इज तुम्हारा h, और अगर ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा, h-10 के बराबर हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ACD tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू, ये भी d हो जाएगा तुम्हारे पास, CD अपॉन AD इज इक्वल टू, tan 30 डिग्री से क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू, CD की वैल्यू क्या है तुम्हारा, सॉरी AD अपॉन CD, क्या कर रहा हूं मैं, AD अपॉन CD, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन CD। AD की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, h-10 अपॉन CD की वैल्यू क्या है तुम्हारी D, नहीं दे रखा ना, हाँ नहीं दे रखा, CD तुम्हारा 10 नहीं, 10 तो तुम्हारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, ठीक है। सो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 इंटू h-10 मीटर्स। तो D की वैल्यू ये निकल के आ गई। अब दूसरे ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल तुम्हारा AOB, AO, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, तुम्हें क्या करना होता है, दो ट्रायंगल के अंदर तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालो, यूजुअली tan ही काम करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालो, एक की वैल्यू को उठाओ दूसरे में पुट कर दो। AOB के अंदर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू AO अपॉन OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन तुम्हारा ये पूरा का पूरा H है, H अपॉन D। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू √3 के बराबर है। नाउ यहां पे मैं क्या करूंगा, H की वैल्यू को तो वैसा का वैसा ही रखा, H अपॉन D की वैल्यू मैं यहां से उठा रहा हूं, √3 इंटू h-10 इज इक्वल टू √3। सो H इज इक्वल टू √3 इंटू h-10। सो 3 इंटू h-10 इज इक्वल टू h है। सो क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू 3h-10, इस h को यहां पे लेके आ जाओ, -10 को यहां पे लेके आओ, तो क्या मिलेगा, 10 इज इक्वल टू 3h माइनस h इज 2h। h की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, h इज इक्वल टू 10/2। अरे 30 फिर से यहाँ पर गलती क्यों हो जाती है, यहाँ पे 30 इज इक्वल टू 2h, h की वैल्यू 30/2 इज इक्वल टू 15 मीटर। सो ये पूरा का पूरा जो हाइट है ये किसके बराबर है, 15 मीटर के बराबर है। और दूसरा AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो D है, D इज इक्वल टू क्या है हमारा, D का फॉर्मूला क्या है, √3 इंटू h-10, √3 इंटू h-10 इज इक्वल टू √3 इंटू h की वैल्यू क्या है 15-10 इज इक्वल टू 5√3 मीटर्स। D की वैल्यू तुम्हारी 5√3 मीटर्स निकल के आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डाउट है क्या, तो अलग अलग ट्रायंगल्स हम लोगों ने कौन कौन से लिए थे, पहला ट्रायंगल लिया था ये वाला, ठीक है, इससे हम लोगों को रिलेशन क्या मिला, D इज इक्वल टू √3 h-10 रिलेशन मिल गया। दूसरा ट्रायंगल हम लोगों ने लिया AOB, ठीक है, और उसके अंदर हम लोगों ने सेम क्या किया, इस D की वैल्यू जो है, D की वैल्यू को हम लोगों ने पहले ट्रायंगल का ये √3 h-10 से हम लोगों ने उठा के इसके अंदर पुट डाउन कर दिया, फिर उसके बाद H की वैल्यू को धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू किया। H की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 15 मीटर मिल गई, और D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5√3 हो जाएगा हमारे पास। अब ये 5√3 कहां से आया, यहाँ पे देखो D की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने डिफाइन कर रखा हुआ है ना, √3 इंटू h-10 करके वी हैव डिफाइंड इट, उसी को हम लोग उठा के इसके अंदर डाल दे रहे हैं बस। ठीक है, आंसर डन।
क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है। नाउ जो बाकी के क्वेश्चंस होने वाले हैं ये काम करते हैं हम लोग अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। सो फ्राइडे की क्लास के लिए तुम्हारा होमवर्क होने वाला है, तुम्हारा सारा का सारा जो सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस है उसको तुम करके लेके आओगे। समझ में आ गया? पार्ट टू अरिहंत का सरफेस एरिया वॉल्यूम पार्ट 2 समझ में आ गया? वो तुम लोगों को सॉल्व करके लेके आना है। क्लियर है ये? क्लास में एंट्री नहीं दूंगा वरना मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके लाओ पार्ट 2 के। ये सिर्फ ये फ्राइडे तक का मैं टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन और कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करो, ठीक है। हाँ सॉल्व करते हो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे, वो केयरलेस मिस्टेक्स तुम्हारे वेस्ट हो जाएंगे। और आंसर्स चेक करके देख लो, आई डोंट केयर तुम्हारा वो क्या बोलते हैं जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते हो क्या तुम्हारे पास इतनी क्षमता है कि तुम उसमें से गलत सही आंसर निकाल सकते हो कि नहीं। कैलकुलेशंस में ही तो मिस्टेक हो रहा है, कितने मिस्टेक हुए थे पिछले बार तुम्हारे, ठीक है। नाउ चलो इस वीडियो को एंड करते हैं, एक सेकंड को इस वीडियो को एंड कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको अगर ये क्या बोलते हैं वीडियो थोड़ा यूजफुल लगा, ठीक है, और क्या बोलते ये चैप्टर को मैं 2 वीडियोस में मैं खत्म कर दूंगा। अगले वीडियो में दैट इज फ्राइडे के आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें चैप्टर पूरी की पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा, ठीक है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अगले वीडियो में मिलता है। थैंक यू सो मच।